नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में रीजन के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है और अगले जो 48 घंटे हैं वो भी रीजन में बहुत कुछ जो है वो बदलने जा रहे हैं। जो सबसे नाज़रीन बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि गल्फ कंट्रीज की जानिब से अमेरिका को अपनी एयर स्पेस और बेसेस देने से बिल्कुल इनकार कर दिया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका वो ऑपरेशन जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए शुरू कर रहा था वो उसको जब वो रोकना पड़ गया है, क्योंकि इन बेसेस और एयर स्पेस के बगैर जब अमेरिका की मिलिट्री जो है वो यहां पर ऑपरेट नहीं कर सकती। ये बात अब साबित हो चुकी है बाकायदा इस इवेंट से। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है। अमेरिकी उनकी जो हेजमनी है रीजन में उसके खात्मे की जो बुनियाद है वो यहां पर रख दी गई है। इवन ट्रंप को कॉल करना पड़ी, एमबीएस को जब वो ट्रंप ने कॉल की, एमबीएस ने ट्रंप की बात नहीं मानी। उसके बाद ट्रंप ने जब वो कतर के अमीर को कॉल की, कतर के अमीर ने भी ट्रंप को एयर स्पेस और बेसिस देने से जब इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ा वाकया है और इसके साथ खबर ये सामने आ रही है कि रीजन के अंदर पोस्ट अमेरिकन सिनेरियो ये डिस्कस होना शुरू हो गया है। यानी जो ईरान की डिमांड थी कई सालों से कि अमेरिका के बगैर, गैर मुल्की ताकतों के बगैर हम एक रीजनल फ्रेमवर्क बनाएं सिक्योरिटी का, जिसको रशिया सपोर्ट करता है, जिसको अभी चाइना ने सपोर्ट कर दिया है। अभी जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं तो इस एलामिये के अंदर चाइना ने बाकायदा तौर पर यह लिखा कि हम ये चाहते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बने और ये मुल्क आपस में डायलॉग करें और अपने मामलात को खुद संभालें। तो वो डिस्कशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। एक गल्फ कंट्री उसमें अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन बाकी तमाम ममालिक के दरमियान जो है वो ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। यानी पोस्ट अमेरिकन सिनेरियो कि अमेरिका यहां से निकल गया है, उसके बाद अब रीजन कैसे चलेगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन जब वो शुरू हो गई है। तो ये बड़े मेजर इवेंट है और जाहिर है कि इसराइल की ये बदमाशी इस तरह से चल नहीं सकती है। तो इसराइल ने क्या किया है, आज थर्सडे और आज जो है वो ईरान की जानिब से जवाब जमा करवाया जाएगा। जो प्रपोजल है 1 पेज का एग्रीमेंट जिसको बताया जा रहा है, और ये वही 14 नकात हैं 8 अप्रैल को जिस पर सीज फायर हुआ था और अमेरिका ने फिर उससे भागने की कोशिश की, उन्हीं 14 नकात के ऊपर मुज़ाकरात आगे बढ़ने जा रहे हैं। सो ईरान आज अपना फाइनल जो जवाब है वो जमा करवाएगा। इसराइल को खतरा यह है कि कोई एग्रीमेंट यहां पर तय पा सकता है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ट्रंप इंतजामिया बहुत प्रेशर में और दोबारा जंग अगर वो करते हैं तो ये बड़े ममालिक जब वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम बेसेस और एयर स्पेस नहीं देंगे, जिसके बगैर अमेरिकी मिलिट्री पोस्चर खराब हो गया है। अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेट ही नहीं कर सकती है अगर ये मुल्क अपनी एयर स्पेसेस ना दे। तो अब इसराइल को बड़ा खतरा पड़ गया है कि यहां पर कोई एग्रीमेंट ना हो जाए। तो इसराइल ने जब बेरूत के ऊपर बमबारी कर दी है, बेरूत के ऊपर बमबारी कर दी है, बड़ी खौफनाक वहां पर शहादतें हुई हैं और बहुत गुस्सा हिजबुल्लाह के अंदर पाया जा रहा है, ईरान के अंदर पाया जा रहा है। तो मामलात को खराब करने की कोशिश जो वो इसराइल की जानिब से की गई और अमेरिका और वेस्ट अपने बेबी को लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसको दुनिया कैसे संभालेगी और रीजन कैसे संभालेगा? जब मामलात मुआहदे की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने लेबनान के ऊपर बमबारी कर दी। क्या मकसद? बेरूत के ऊपर बमबारी कर दी है। तो हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले किए, 8 इजरायली फौजी जब उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों के अंदर। और मैं आपके सामने हैरेड्स जो कि इसराइल का एक बड़ा मीडिया आउटलेट है, तो उसका एक स्पेशल आर्टिकल भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे ट्रंप ये जंग हार चुका है और जिस तरह से वो दुनिया को फतह करने के लिए निकला हुआ था, ईरान ने उसको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है कि उसका अपना पॉलिटिकल करियर ही दांव पर जब लग चुका है और ट्रंप के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ईरानी डिमांड्स के ऊपर एग्रीमेंट करें। हैरेड्स का बड़ा स्पेशल आर्टिकल जो है जिसमें उन्होंने ट्रंप की नेचर को भी लिखा है और बताया है कि ये थ्रू आउट द लाइफ ट्रंप ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं। इवन जो रियल स्टेट का इसका करियर है उसमें भी इसने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, बहुत सारी बदअहदी की हुई है, लेकिन हर बार ये उसकी कीमत चुकाने से ये बचता रहा है। तारीख में पहली बार हो रहा है कि ट्रंप अपने फेलियर की, अपनी डिजास्टर्स पॉलिसी की कीमत इसको पूरी चुकाना पड़ रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकता, ये इसका जिम्मेदार किसी और को करार नहीं दे सकता, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो अकेला ट्रंप है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं रीजन में जो बड़ी ही गेम चेंजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को
कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, फौज डिप्लॉय की, एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए, एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए, वॉरशिप जब डिप्लॉय किए, और अरब ममालिक को नहीं पता था कि यह होने जा रहा है। सो शदीद गुस्सा पाया गया जब ट्रंप की जानिब से यह अनाउंसमेंट सामने आई कि वो ऑपरेशन करने जा रहा है। शदीद गुस्सा था अरब रियासतों के अंदर, और वो सरप्राइज थे, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं और मुज़ाकरात को किसी हतमी नतीजे तक पहुंचाने की जब वो कोशिश कर रहे हैं, अचानक पता चला कि अमेरिका एक और अटैक करने जा रहा है। बिल्कुल उन्होंने दो टोक अंदाज के अंदर जो स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब हम किसी अटैक को जब अलाउ करें। एनबीसी मीडिया, ट्रंप ने जो फौरी यू टर्न लिया ऑन अ प्लान टू री ओपन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मस केम आफ्टर बैकलैश फ्रॉम एलाइज। एलाइज जो है वो इतने गुस्से में आ गए, इतना बैकलैश वहां से आया कि ट्रंप को फौरी यू टर्न जब लेना पड़ा। एंगरिंग लीडरशिप इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब के अंदर शदीद गुस्सा पाया गया और सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया इट विल नॉट अलाउ यूएस मिलिट्री टू फ्लाई एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्रिंस सुल्तान एयरबेस। जंग के दौरान यहां से जहाज उड़ते रहे हैं, एयरफ्यूल टैंकर्स, वो सारा आपने देखा। लेकिन चूंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी जिसके अंदर चाइना शामिल है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आप देखें कल भी ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है। सो वो अंडरस्टैंडिंग अब बड़े ही पॉजिटिव लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें ईरान का मुतालबा यह था कि अब ये बेसिस और स्पेस इस्तेमाल नहीं होंगी, और सऊदी अरेबिया ने उस बात को अमेरिका को इनकार कर दिया। यानी ईरान और सऊदी अरेबिया की अंडरस्टैंडिंग जब वो आगे बढ़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन मुल्कों का यह अंदाजा हुआ है कि अमेरिकी ताकत एक्सपोज हो चुकी है इनके सामने, और दूसरा कि अमेरिका की जंग में तो इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जो एक अजम्पशन थी, देखें ये सब मुल्क जब ईरान को रिजीम चेंज तो चाहते हैं ना, सब मुल्क ईरान की रिजीम चेंज चाहते हैं। सो इसलिए इन्होंने जून में भी जो हमला हुआ इन्होंने बस ठीक है खामोशी से उसको कबूल किया। अभी भी एक तरह से इन्होंने कबूल किया इन सारे ममालिक ने, और अजम्पशन यही थी कि अब अमेरिका आ गया तो रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन रिजीम चेंज भी नहीं हुआ, इन मुल्कों का नुकसान बहुत हो गया। अप्रैल में कुवैत ने एक कतरा ऑयल का नहीं बेचा, जिसकी 90% जीडीपी ऑयल के ऊपर खड़ी हुई है, पेट्रोलियम के ऊपर खड़ी हुई है। इन मुल्कों को इतना नुकसान हुआ, एसेट्स यहां से निकले, इन्वेस्टमेंट यहां से निकली, ब्लॉकेड हुआ, सो बहुत बहुत नुकसान हुआ। तो अब इनको यह समझ आई है कि यह तो कहानी कुछ और है। इजराइल की जंग नुकसान हमारा, ईरान में रिजीम चेंज होना नहीं, और अब इनको यह समझ आ रही है कि ईरान में रिजीम चेंज वाली जो जंग है वो तो हमारे लिए ज्यादा तबाहकुन साबित होगी। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो गया इराक की तरह और शाम की तरह और लिबिया की तरह, तो ये तो पर्शियन गल्फ मुसलसल डिस्टेबलाइज रहेगा अगले कई सालों तक। यहां पर बहरी कजाक आ जाएंगे, मुख्तलिफ मिलिशियाज आ जाएंगी, दहशतगर्द तंजीमें उठेंगी, उनको कौन जाकर खत्म करेगा? ये तो पूरा रीजन मुसलसल गल्फ, इधर ये सारे मुल्क है, सामने तो ईरान है, तो इस सारे एरिया को कौन स्टेबलाइज करेगा? तो ये इनको बात समझ आई है। यानी अब इन्होंने ये रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि वो ईरान जंग को ईरान के खिलाफ जंग में किसी सूरत हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इवेंट है। और देखें ट्रंप ने फिर सऊदी अरेबिया के एमबीएस को कॉल की। अब उधर ट्रंप और कितनी तारीफें करता रहता है, और फिर ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया जब ट्रंप आया तो क्या इस्तकबाल किया गया। फिर एमबीएस जब वो व्हाइट हाउस गए, बड़ा गहरा रिलेशन है दोनों के दरमियान। ट्रंप ने कॉल की एमबीएस को बेसिस के लिए और एयर स्पेस के लिए, एमबीएस ने इनकार कर दिया। और उसके बाद अदर गल्फ एलायंस को कॉल की गई, जिसमें अमीर कतर को जो है वो कॉल की गई। अमीर कतर आप देखना कि कितने करीब हैं वो ट्रंप के, और ट्रंप को जो है वो बहुत उन्होंने खुश भी किया है, जहाज भी दिया है, सारा कुछ किया। और जब ट्रंप आया तो क्या उसका जबरदस्त इस्तकबाल किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की। आखिर में कतर को क्या मिला? बिट्रेल पे बिट्रेल। एक दफा इजराइल ने हमला कर दिया, अमेरिका सोया रहा। अमेरिका को पता ही नहीं है कि इजराइल के जहाज आ रहे हैं। एक चिड़िया उड़ नहीं सकती है इस मिडिल ईस्ट में, और अमेरिकी रेडार्स को पता ना चले। इजराइल आया, वो आके हमला करके चला भी गया, तो कतर के साथ वो बिट्रेल हुआ। फिर ये जंग जो उनके ऊपर मुसल्लत की गई, तो ये बहुत बड़ा वाकया है कि कतर जहां पर सेंट कॉम है, कतर नॉन नेटो एलाय है अमेरिका का,
यानी सबसे करीबी तरीन साथी। और चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, यहां पर अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है कतर। आप देखें, तालिबान के साथ मुज़ाकरात किसने करवाए, हमास के साथ किसने करवाए, कॉन्गो के साथ किसने करवाए, तो हर जगह पर आपको कतर जब नजर आएगा, यानी अमेरिका के मफादात को वो रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बहुत करीबी उनके रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ। उन्होंने इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि इनकार क्यों किया? वजह मैंने आपको बता दिया कि अमेरिकी मिलिट्री कुछ डिसाइसिव आउटकम नहीं हासिल कर सकती, यह उनकी ताकत एक्सपोज हुई है। दूसरा यह कि उनको यह अंदाजा हुआ है कि इस जंग में उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब यूरोपियंस के लिए इस जंग में कुछ नहीं है तो अरबों के लिए इस जंग में क्या होगा, जिनका अपना खिता डिस्टेबलाइज हो रहा है और इतना नुकसान हो गया उनका। तो यह फिर एक ट्रंप को बहुत बड़ा धचका लगा है। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम तो डायलॉग को सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के जरिए हो रहा है, और हम तो वहां पर पुश कर रहे हैं कि भाई कोई नतीजे पर पहुंचे, और तुम दोबारा जो हमला करना चाह रहे हो, भाई उससे क्या हो जाएगा? हमला करने से कौन सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब खुल जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर सूरत है। तो ये जो वाकया हुआ है, और इसके साथ, यानी ये तो एक वाकया है ना, इसके साथ पोस्ट अमेरिकन सिनेरियो डिस्कशन भी शुरू हो गई। और टर्किश मीडिया ने जो आज हेडलाइन लगाई है, टर्किश मीडिया ने लिखा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यह है कि इसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी होगी, बोरोड सिक्योरिटी नहीं होगी। जैसे गल्फ रियासतें हैं, जैसे जापान है, जैसे साउथ कोरिया है, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी बारो की हुई है अमेरिका से। अब वो दुनिया खत्म हो रही है जिसमें बोरोड सिक्योरिटी होगी, बल्कि अब इसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी होगी। हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी खुद करेगा, या फिर रीजनल फ्रेमवर्क के जरिए होगी। जैसे मिडिल ईस्ट है, चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स रीजन है, तो अब अमेरिका यहां से निकलेगा तो कैसे मामलात को आगे लेकर चलना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का क्या करना है, फी अगर लगेगी तो वह अरब रियासतों को एतराज होगा। तो ये सारी शुरू हो गई है। लेकिन दो बातें बिल्कुल तय हैं कि अमेरिकी मिलिट्री पोस्चर खराब हो चुका है। अमेरिकी मिलिट्री पोस्चर जो है वो ऑपरेट कर ही नहीं सकता है। अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेट नहीं कर सकती है अगर ये मुल्क साथ ना दे, जो कि उन्होंने इनकार कर दिया। और ये ईरान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से किया। आप याद करें, जो चाइना के सदर ने कॉल की है एमबीएस को, सिर्फ एक ही कॉल की है। चाइना के सदर ने इस सारी जंग में एक ही कॉल की है मिडिल ईस्ट में, और वो एमबीएस को की है, और एमबीएस ट्रंप को इनकार कर रहे हैं। भाई चाइना का मैसेज आया ना, चाइना का मैसेज आया, चाइना ने बताया होगा कि वो कहां पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, और वो सपोर्ट नहीं करते यहां पर अमेरिका की एक और जंग को। तो मैसेज चला गया सऊदी अरेबिया को और बाकी मुल्कों को कि चाइना कहां खड़ा है, रशिया कहां खड़ा है। एक ही कॉल की ना चीन के सदर ने, कोई मैसेज ही डिलीवर किया होगा ना, मौसम का हाल तो नहीं पूछा होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। यानी वो चाइना के सदर की कॉल को आप इस वाकये के साथ डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वो चाइना के एक मैसेज है जो आया हुआ था। बहरहाल अब ये एक बड़ा वाकया है। और मीनवाइल जब फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, वो जनाबे रेड सी में दाखिल हो चुका है और वो इधर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की तरफ। अब वो पता नहीं क्या करने आ रहा है, क्योंकि फ्रांस ये कहता रहा है कि जब सीज फायर हो जाएगा तो उसके बाद वो यहां से यहां पर जो अपनी डिप्लॉयमेंट करेंगे और एस्कॉर्ट करेंगे। ईरान तो कबूल नहीं करेगा सीज फायर के बाद भी इनकी डिप्लॉयमेंट को। तो ये क्या करने आ रहे हैं, बहरहाल हमने ये देखना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी हुई है साउथ कोरिया में जो ईरान की एम्बेसी है। ईरान ये कह रहा है कि जो साउथ कोरिया के टैंकर पर अटैक हुआ था उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ईरान ने वो अटैक नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रंप साउथ कोरिया को कह रहा है कि आकर भाई इस जंग का हिस्सा बनो। तो ये किसने अटैक किया? ये तो देखें ईरान, ये इससे ज्यादा सेंसिटिव बात है कि यहां पर कोई और टैंकर्स पर हमले कर रहा है, और यूएई पर किसने हमले किए ये अभी तक वैसे पता नहीं है। अच्छा, तो ये एक बात होगी। साथ जो है वो बेरूत के ऊपर हमला किया इसराइल ने, बड़ा ही खौफनाक, और वहां पर फिर एम्बुलेंसेज जब जा रही थी तो एम्बुलेंसेज के ऊपर अटैक किया। ये इस एंटिटी की रिवायत बन चुकी है, अस्पतालों के ऊपर नर्सेज, डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज, स्कूल्स, इस पर हमले करना इसकी रिवायत बन चुकी है। तो ये बड़ा ही वहां पर दिल दहला देने वाला वाकया जो पेश आया। पहले हमले किए इंतहाई पॉपुलेटेड एरिया सदरन बेरूत के अंदर, फिर एम्बुलेंसेज गई तो उनके ऊपर जब अटैक किया गया तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर शहादतें हुई और लोग जब जख्मी हुए। और इसराइल कह रहा है कि ये हमने इन कोऑर्डिनेशन विद अमेरिका किया है यह हमला। और मीनवाइल जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्टर वो इसराइल में मौजूद है, और क्या कह रहा है जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर सेज इजराइल हैज एवरी राइट टू बी इन साउथ लेबनान
बट वॉर्न्स ऑफ डैमेजेस ऑफ वॉर। तो फिर ईरान ने सही कहा ना कि अब यूरोप जो है वो मजा चखे। जर्मनी आज भी कह रहा है कि इजराइल हैज एवरी राइट, जो वो सदरन लेबनान में कर रहा है ये इसके पास करने का राइट है, अभी भी उनका मौकफ ये है। और जर्मनी असला भेज रहा है इजराइल को, और साथ उनकी ये चीखे भी हैं, रौला भी है, हंगामा भी है कि जी जेट फ्यूल नहीं पूरा हो रहा, जेट फ्यूल बहुत महंगा हो चुका है, ये हमारी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो इसको फिगर आउट करने के लिए वो तैयार नहीं है कि इसकी वजह क्या है। तो ठीक है, अगर वो इसी तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो करते रहें, और उसकी कीमत भी वो चुका रहे हैं। सब ज्यादा कीमत तो जर्मनी ने चुकाई है। शाम से मिलियंस ऑफ मुहाजिरीन जर्मनी गए, और फिर देखिए कि बाद में क्या हुआ। इस जंग की सबसे ज्यादा कीमत जब जर्मनी चुका रहा है, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर जब वो हो रही है, यूक्रेन जंग की वजह से वहां से सप्लाई आती थी वो इनके लिए कट गई। लेकिन बहरहाल ये दबाव आएगा इन मुल्कों के ऊपर, जब दबाव आएगा। देखे ना, साथ वो कह रहा है वॉर्न्स ऑफ वॉर डैमेजेस, लेकिन साथ ये भी कहा है कि डैमेजेस बड़े हो रहे हैं ईरान जंग की वजह से। तो ये मुल्क कहां ये पीछे हटना था इन्होंने। अगर ईरान इकोनॉमिक इक्वेशन कायम ना करता, अगर ईरान अमेरिकी बेसिस को हिट ना करता, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद ना करता, अगर वो इकोनॉमिक वॉर ना लड़ता, इन मुल्कों ने कहां पीछे हटना था। आज भी इनको किसी मॉरल क्वेश्चन का सामना नहीं है, सिर्फ इनको इकोनॉमी की वजह से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, दौड़े लगी हुई हैं इनकी इकोनॉमी की वजह से, है ना। अच्छा, अब मैं आपके सामने हैरेड्स का बहुत ही स्पेशल आर्टिकल, जिसमें उन्होंने डिटेल लिखा है। अभी 80 साल का होने वाला है ट्रंप, 80th बर्थडे जब उसकी आ रही है। सो हैरेड्स ने लिखा है कि इस जंग में किस तरह से फेलियर हुआ है। फिर उन्होंने ट्रंप की नेचर का भी उसमें जिक्र किया है कि ये ट्रंप की नेचर है कि वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर नहीं डालता, हमेशा वो किसी ना किसी को ब्लेम करेगा कि ये चीज उसकी वजह से हुई, ये चीज उसकी वजह से हुई, और ये थ्रू आउट द करियर वो ये करता आया। पहली बार हो रहा है कि उसको अपने किए की मुकम्मल कीमत चुकाना पड़ रही है, और पहली बार ये हो रहा है कि वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकता। वो कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। ऑलरेडी वो ये कह रहा है कि मुझे तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा था, मुझे तो स्टीव विटकॉफ ने कहा था, लेकिन इस दफा वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकता, क्योंकि इस सारी तबाही का जिम्मेदार खुद ट्रंप ही है। उसी के साइन से यह हमला हुआ। बड़ा स्पेशल आर्टिकल है, मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूं। ट्रंप जो है वो एक फाटल पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन का शिकार हो चुका है, यानी इसका बाकायदा करियर, पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है, ये इंपीच हो सकता है। ये ईरान जंग इसके लिए इतनी भयानक साबित हुई है। पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस जब वो चुकाना पड़ रहे हैं ओवर ईरान पॉलिसी, ये बहुत ही कॉस्टली मिसकैलकुलेशन साबित हो रही है विद नो क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी। कोई क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी जब वो ट्रंप के पास नहीं है। ट्रंप जो है वो एक बैटल में फंस चुका है जिसमें वो शिकस्त खा रहा है, और उसके सामने वो पावर खड़ी है जो जरा भी नहीं लड़खड़ा रही। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, यानी उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो इस कैटास्ट्रोफिक मिसकैलकुलेशन की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकता। पहली बार इसकी पूरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि इसका जो बैड डिसीजन है, इसकी कीमत पूरी इसको चुकाना पड़ रही है। और 2 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है ईरान के साथ जंग में, लेकिन ये जंग जब वो डेड एंड के ऊपर खड़ी हुई है, और उसके सामने एक ऐसा फरीक खड़ा है, यानी ईरान, जिसको किसी चीज का खौफ नहीं है, जो कि किसी तरह से डिक्टेशंस को सबमिट करने के लिए तैयार नहीं है, बदमाशी के सामने वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, डिक्टेट्स के वो कोई खाते में नहीं डालता। हैरेड्स लिख रहा है ईरान के बारे में। और फिर उन्होंने लिखा बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ट्रंप अपनी 2 डिजायर्स के सामने फंसा हुआ है। वो ये चाहता था कि उसे एक बहुत बड़े फाते के तौर पर अमेरिका में याद रखा जाए, वेस्ट में याद रखा जाए, और एक बड़ा मिलिट्री लीडर और बड़ा स्टेट्समैन जिसने फेस ऑफ द वर्ल्ड बदल दिया। अब ये उसको पट्टी किसने पढ़ाई होगी? ज़ाहिर नेतन्याहू ने पढ़ाई होगी। हम मिलकर दुनिया को फतह करेंगे। नेतन्याहू ये कह रहा था ना कि वी विल चेंज द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट। सो ट्रंप वांटेड टू चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड, और ये उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से वो जाहिर होता है कि वो अपने आप को बादशाह ही समझता है। और फिर उसने जो तस्वीर जारी की AI जनरेटेड, जिसमें उसने अपने आप को गॉड लाइक कैरेक्टर जब वो शो करने की खुदा न खास्ता कोशिश की,
तो ये उसके जहन में ये चीज थी कि वो बहुत बड़ा फातेह बनकर जब वो सामने आएगा और ईरान में वो क्विक विक्ट्री हासिल करेगा। और आप देख रहे हैं उसके बार बार बयानात कि मैं वो कर रहा हूं जो कोई अमेरिकी सदर नहीं कर सका, वो तो सब बुज़दिल थे, वो सब डरे हुए थे, वो सब ईरान से डरते थे। ये पट्टी डेफिनेटली इसको नेतन्याहू ने पढ़ाई है और क्विक विक्ट्री उसको चाहिए थी ईरान में, जो कि उसको हासिल नहीं हुई। तो अब उसके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट करे ईरान से, या फिर एक लंबी कॉस्टली और ब्लडी वॉर शुरू करे, जमीनी फौज उतारे और फिर अमेरिका में ट्रंप को बुश जैसा शख्स जो है वो उससे भी ज्यादा बदतर शख्स के तौर पर याद रखा जाएगा, जो इराक और अफगानिस्तान जैसी इंतहाई तबाहकुन जंगों में अमेरिका को लेकर गया। और आज अमेरिका जिस तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, जिस डिक्लाइन में खड़ा हुआ है, उसमें बुश का क्रेडिट सबसे ज्यादा है, जो इराक और अफगानिस्तान की जंगों में लेकर गया। तो या तो वो बुश वाला रास्ता है या फिर ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट, इसके अलावा ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप देखिए कि लेवरेज ईरान के पास है, ट्रंप के पास कोई लेवरेज नहीं है, ट्रंप के पास कोई लेवरेज नहीं है। और आखिर में उन्होंने लिखा भी है कि ये धमकियां और वो क्यों लगाता है, और ये फिर उन्होंने मुख्तसरन लिखा कि लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी ट्रंप की अगर आप उठाकर देखें तो हमेशा ये करता आया है कि ये सिचुएशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कि ये फेलियर हुआ, इसने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये उसकी नेचर में शामिल है। और ये हमेशा हकायक को तरोड़ मरोड़ कर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो सूटेबल होता है उस तरह से चीजों को पेश करता है। इसने दर्जनों लॉज, अनगिनत लॉज तोड़े हैं, उनको बेंड किया है, इस्तेमाल किया है, एक्सप्लॉइट किया है, और मुसलसल ये अपनी थ्रू आउट द लाइफ, देखे ना नेचर होती है ना आपकी, थ्रू आउट द लाइफ एग्रीमेंट्स को वायलेट करता आया है, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, इवन अपने एम्प्लॉयज के साथ एग्रीमेंट्स को ये हमेशा वायलेट करता आया है। 4000 लीगल केसेस हैं इसके ऊपर, 4000 लीगल केसेस। 6 दफा बैंकरप्टेंसी इसने अनाउंस की, 6 दफा ये दिवालिया इसने अपने आप को अनाउंस कर दिया। ये होता ना, आपको पता है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड का काम है कि आप अपने आप को लूट मार करके और दिवालिया अपने आप को जाहिर कर दें। सो 4000 लीगल केसेस, 6 बैंकरप्टेंसीज, फिर भी ये इस डिस्ट्रक्शन से निकल गया, जजेस ये वो सारा उसमें मामला था। कभी इसने कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं किए, जो भी ये डिजास्टर और कॉम्प्लिकेशन और फेलियर लेकर आया, कभी इसको कॉन्सिक्वेंसेस फेल नहीं करना पड़े। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, 80 साल इसकी जिंदगी में पहली बार, ट्रंप कैन नॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू वॉर इन ईरान। ईरान वो इनको टकरा है, आपको कहते हैं ना कि तुम्हें जिंदगी में कोई फिर ऐसा टकरेगा तुम्हें कि फिर तुम्हें याद रहेगा। तो ईरान ऐसे आकर टकराया है ट्रंप से कि ईरान ने जगड़ लिया ट्रंप को। अब तारीख में पहली बार, अपनी जिंदगी में पहली बार ट्रंप जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पर नहीं डाल सकता, वो किसी और पर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार खुद ट्रंप है, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है हैरिट्स ने, कोई डायरेक्ट थ्रेट अमेरिका को नहीं था, कोई डायरेक्ट थ्रेट अमेरिका को नहीं था। इसके बावजूद ट्रंप जो है वो इस जंग के अंदर लेकर आया अमेरिका को, और वो ये समझता था कि ऐसे ईरानियन रिजीम को गिरा के और वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है वो मिलिट्री लीडर जब वो साबित करेगा। तो फुल प्राइस पहली बार वो पे कर रहा है, और अब की बार उसके लिए कोई लॉयर्स नहीं है बचाने के लिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कोई पीआर मैन नहीं है, और कोई लीनियंट जजेस नहीं है, और कोई अमाउंट ऑफ मनी उसको नहीं बचा सकती। इस नुकसान से, इस डिजास्टर से कोई अमाउंट ऑफ मनी उसको नहीं बचा सके, पैसे दे के काम हो जाए। ये जो शिकस्त उसके मत्थे पर आ पड़ी है और उसके जो आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कोई पैसा भी इसको बचा नहीं सकता। और वो अपनी इस फेट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो अब इस हालत में फंसा हुआ है कि वो करने कुछ चला था, हो कुछ गया, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो एक्सेप्ट कैसे करेगी, उसकी नेचर है, उसने आज तक एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा है, थ्रेट्स, प्रोमिसेस एंड विशेस, इसके जरिए जंग खत्म करने की कोशिश कर रहा है। थ्रेट्स भी हैं, प्रोमिसेस भी हैं, ख्वाहिशें भी हैं, ठीक है। तो ये इतना जबरदस्त आर्टिकल जब उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी उसमें लिखा कि पहली टर्म इसकी मुकम्मल डिजास्टर थी, लेकिन
इसने कन्विंस किया कि नहीं वो तो कोरोना की वजह से हो गया, वो फलां वजह से हो गया, ये जो हारा इसने कहा नहीं मेरे तो धांधली हुई और मेरा वोट चोरी हुआ, फलां फलां करते करते ये एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने में सबको कामयाब हो गया। अब की बार नहीं हो सकता, ठीक है। ये डिजास्टर इतना बड़ा, ये तबाही इतनी बड़ी है, ये कॉन्सिक्वेंसेज इतने बड़े हैं ईरान जंग के, इससे ये भाग नहीं सकता। ये इजरायली मीडिया सबसे बड़ा लिख रहा है, और इजरायली मीडिया लिख रहा है कोई अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट ईरान से नहीं था। तो ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज आगाह करें, अल्लाह हाफिज़।